dear students, myself Vishu Chetwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. Deductions from gross total income theory part 2 is the topic. Well, देखिए जो डिडक्शंस आपको मिलते हैं इस टॉपिक में मैं आपको मूल बता दूं अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो देखिए आप जो इनकम कमाते हैं जो आपके 5 हेड होते हैं, जो स्टार्टिंग के 5 हेड होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उनसे जो आपकी इनकम होती है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं जो आपको लेस कर सकते हैं, इससे आपकी आय डेफिनेटली कम हो जाएगी। बाय द वे, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख है और आपकी डिफरेंट डिडक्शंस 2 लाख रुपए की हो जाती हैं तो फिर आपकी आय 4 लाख रुपए ही मानी जाएगी। तो 4 लाख पे जो भी टैक्स बनना होगा वो बनेगा, हो सकता है 4 लाख पे टैक्स ही ना बने। कहने का मतलब है डिडक्शंस आपकी जीटीआई को कम कर लेता है। तो कौन कौन सी डिडक्शंस हम ले सकते हैं, कुछ बात हमारी हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे। आज हमारा पहला सेक्शन है ATEEB और पहले एक आया था ATE, तब मैंने ई से एजुकेशन वर्ड बोला था, और आज जो ATEEB आ रहा है तो मैं इस ई का मतलब बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, देखिए आपको ये पता चली है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन की धूम आ रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक वाहन का चलन बढ़ रहा है। तो अगर आप वो खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं और उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं और लोन पे अगर आप ब्याज चुकाएंगे तो आपको उसकी कटौती मिलेगी। अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपने मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदा, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, और आपने उसके ऊपर पहले साल में ब्याज चुकाया 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये आपकी इनकम में से कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका जो डिडक्शंस का रूल है या सेक्शन है वो है ATEEB, और इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो। जिस तरह से हमने ATC के अंदर लिमिट पढ़ा कि उसमें अपन 1.5 लाख तक की लिमिट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, इस तरह से इस वाली सेक्शन में भी आप 1.5 लाख रुपए तक का लोन और 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिया हो, तो अगर आपने बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिया और उसका ब्याज अगर आपने पहले ही PGBP हेड में क्लेम कर रखा है तो आप उसे दोबारा क्लेम नहीं करेंगे। दैट इज कटौती आपको एक बार मिलेगी। तो अगर किसी और सेक्शन में आप कटौती ले चुके हो तो फिर दोबारा से कटौती नहीं मिलेगी। और ये तो सबको पता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, कि वो होते हैं जो बैटरी से संचालित होते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सिंपली पावर से चार्ज हो जाते हैं, लाइट वगैरह से या सोलर एनर्जी से, और वो चलते हैं बढ़िया। और ये नई सेक्शन है, पहले नहीं थी ये सेक्शन। ये अप्रैल 2019 से मार्च 2023 के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी करेगा, लोन लेगा, ब्याज चुकाएगा, वो ATEEB के लिए एलिजिबल होगा। चलिए सर, अब आगे बात कर लेते हैं। अगला जो सेक्शन आ रहा है वो है ATGG। अब यहाँ G से घर, इसका फुल फॉर्म नहीं है पर मैंने याद रखने के लिए ATGG में घर बोला है। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति रेंट पे कर रहा है और अच्छा खासा रेंट पे कर रहा है, दैट इज हो सकता है किसी व्यक्ति के पास अपना मकान ना हो और वो किराए के मकान में रहता हो, तो फिर उसे जो रेंट वो पे करता है उस पर वो ATGG का बेनिफिट ले सकता है। इसमें उसे 5,000 रुपया पर महीने तक की डिडक्शन मिल सकती है। डिडक्शन का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको इतना पैसा हाथ में देगी या इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपको 5,000 रुपये महीना देंगे। इतना रुपया आप अपनी GTI में से माइनस कर सकते हो, और जितनी भी डिडक्शंस होती हैं उसके साथ रूलिंग्स अटैच होती हैं। उन रूलिंग्स को पूरा करोगे तो आपको डिडक्शंस मिल सकती है। चलिए, तो पहली बात तो क्या है कि आप घर के लिए किराया चुकाएं, और डिडक्शन कितनी होगी, तो इसमें 3 नियम है। एक तो नियम मैंने बताया 5,000 रुपये महीना, एक नियम है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। मोटे तौर पे तो आप भले GTI याद रख लीजिए, पर रियल वर्ड है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। और थर्ड है कि आपका रेंट पेड देखा जाएगा और उसमें से आपका 10% ऑफ एडजस्टेड GTI माइनस किया जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी GTI
6 लाख रुपए है एडजस्टेड जीटीआई। तो 6 लाख का जो 25% होता है, 6 लाख का 25% होता है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। और 6 लाख रुपए की जीटीआई का 10% होता है 60,000 रुपया। अब सपोज कीजिए कि आपने रेंट पे किया 90,000 रुपया, ठीक है। 90 आपने पे किया तो 90 में से 60 गया, 30 आ गया। अब देखिए मेरे पास एक एक करके 3 अमाउंट आ गए। अगर मैं 5,000 रुपये महीने के हिसाब से सोचूं, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से सोचूं, ये फिक्स है, प्री फिक्स है। पहले 2,000 रुपये था, अब ये 5,000 हो गया है। तो ये मेरा डिडक्शन 60,000 रुपये बन सकता है। ये तो हो गई पहली बात। अगर मैं 25% के हिसाब से सोचूं तो मेरा डिडक्शन 1,50,000 बन सकता है। और अगर मैं रेंट पेड में से 10% को लेस करूं तो मेरा डिडक्शन 10,000 रुपये तक 30,000 रुपये तक बन सकता है। इसमें से जो सबसे लोअर अमाउंट है, इस ए, बी और सी में से जो सबसे लोअर अमाउंट है उसे पिक किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन की अगर सेंस में बात करूं तो 80GG के तहत 30,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा और आपका जो धारा लगेगा वो है 80GG। ओके सर। अच्छा अब आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है। तो अगर देखिए आपकी जीटीआई के अंदर अगर एलटीसीजी शामिल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है, तो आप उसे हटा दीजिए। अगर एक ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है जो 111A में कवर होता है तो आप उसे हटा दीजिए। और कोई डिडक्शन है, जैसे जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सकता है उसके अंदर 80C का डिडक्शन हो, 80D का डिडक्शन हो, 80G का डिडक्शन हो, तो वो सारे डिडक्शंस भी आप हटा दीजिए। वो सारे डिडक्शन हटाने के बाद आपका एडजस्टेड जीटीआई आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 80GG का पॉइंट आपको लास्ट में सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन में 80GG से रिलेटेड पॉइंट हो तो वो आपको लास्ट में सॉल्व करना है। अब देखिए जो लोग जॉब करते हैं, अगर उन्हें एचआरए मिलता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है, तो उन पे 80GG एप्लीकेबल नहीं होती। का रीज़न है, जो लोग जॉब में हैं तो सैलरी मिलती है, एचआरए मिलता है, उनके लिए एचआरए की कैलकुलेशन के टाइम ही, एचआरए की टैक्सेबिलिटी के टाइम ही रेंट पेड को कंसीडर कर लिया जाता है। यानी वो जॉब वाले बंदे का जो रेंट पेड होता है वो एचआरए टैक्सेबिलिटी में ही कंसीडर हो जाता है, तो उसे दोबारा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापारी है, दुकान चलाता है, उसे तो एचआरए नहीं मिलता। तो अगर वो जो दुकानदार है वो अगर घर का किराया चुकाएगा तो उसे 80GG का बेनिफिट मिलेगा। अधिकांश जो महानगरों में किराए के मकान लेके रहते हैं उनके लिए 80GG बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि बड़े शहरों में किराए बड़े होते हैं तो उनकी आय का कुछ हिस्सा तो वहीं चला जाता है। डेफिनेटली दे नीड डिडक्शन और उनको मिलती भी है डिडक्शन के लिए, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि एक व्यक्ति है और उसकी फैमिली उसी शहर में है। जैसे अपन एक्स शहर की बात करें, ये व्यक्ति एक्स शहर में रहता है और इसकी फैमिली भी एक्स शहर में ही रहती है और इसका यहाँ मकान भी है। कहने का मतलब है अगर अपना मकान होते हुए भी ये व्यक्ति अगर रेंट पे करेगा तो फिर इसे 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर ये दूसरे शहर पे वर्किंग हो, दूसरी कहीं जगह काम कर रहा हो, फिर इसे रेंट पे करना पड़े तो समझ आता है। लेकिन सेम शहर में मकान होते हुए जहाँ उसकी फैमिली रह रही है, फिर भी अगर ये रेंट पे करता है तो वो 80GG के तहत मान्य नहीं है। और मैंने बता ही दिया कि 80GG का पॉइंट आपको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। और कभी कभी बहुत ही टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमारे जो डोनेशन होते हैं उसमें 80G के अंदर एक होता है लिमिट वाला डोनेशन। तो अगर वो लिमिट वाला डोनेशन आ जाए और उसी क्वेश्चन में 80GG वाला पॉइंट भी आ जाए तो फिर आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और वो अलजेब्रिक इक्वेशन बना के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट ऐसा रेयर ही आता है, बट आ सकता है। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। जैसा चलिए इसके बाद है अगला जो डिडक्शन आ रहा है आज का अपना तीसरा, उसका नाम है 80GGA। ये है किस रिस्पेक्ट में? दिस इज
अगर आपने डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखो ATG सुन रखा है, उसमें अपन ने बहुत सारे फंड्स के नाम सुने थे, करीबन अपन ने वहाँ 30 फंड्स के नाम सुने थे। अगर आप वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं तो ATG लगता है, लेकिन अगर आपका डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए है या पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए यानी गरीबी उन्मूलन के लिए है या ग्रामीण विकास के लिए है, तो इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाई गई है और वो है ATGGA। तो कहता है कि यदि कोई ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान गरीबी उन्मूलन या ग्रामीण विकास हेतु डोनेशन देता है तो जितना भी आप डोनेशन देंगे उस पर ATGGA का डिडक्शन मिलेगा। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया, तो आपकी इनकम मतलब आपकी GTI में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा इस सेक्शन के तहत। और एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, और उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो उसका डिडक्शन वो पहले ही ले लेता है। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च को वो पहले ही अपने P&L के अंदर दिखा देता है। तो जो व्यक्ति पहले ही कटौती ले चुके, देखिए इनकम टैक्स की ये भावना आप लगभग हर जगह पाएंगे कि अगर किसी पॉइंट की डिडक्शन आपने पहले ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले ली है तो फिर आप उसे दोबारा एंजॉय नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस वाले ने तो डिडक्शन पहले ही ले ली तो उसे दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कोई जॉब वाला बंदा है लेकिन वो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना चाहता है और उसने 1 लाख रुपए डोनेट किया, तो ATG में अगर वो पाएगा कि ATG में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं था तो ATGGA में प्रावधान है। और ये भी आप समझेंगे कि देखिए जो रूल्स वगैरह होते हैं वो हर साल चेंज होते हैं इन द सेंस हर साल में अमेंडमेंट आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सेक्शंस नए इंसर्ट होते हैं। पहले कभी ATG हुआ करता था, फिर ATGG आ गया, GGA आ गया, GGB आ गया, ATGGC आ गया, कहने का मतलब है वो सेक्शन इंसर्ट होते चले जाते हैं। चलिए, तो इसमें भी आपको 2000 रुपये की लिमिट ध्यान रखनी है कि 2000 रुपये तक तो आप डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए कैश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2000 से बड़ा डोनेशन देना चाहते हैं तो आपको वो चेक से देना पड़ेगा या कोई भी ऑनलाइन तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ATG के अंदर भी डोनेशन में यही लिमिट थी, 2000 तक कैश, और बियॉन्ड दैट आपको ऑनलाइन पेमेंट या चेक पेमेंट करना पड़ेगा। और यही लिमिट इधर भी है ATGGA में। ठीक है सर। अब आ रहा है ATGGC, और यहाँ पे आप C से याद कर लीजिए चंदा। अगेन ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये तो सेक्शंस के नंबर याद करने हैं। और ये किसके लिए है, अगर आप डोनेशन देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या अगर आप डोनेशन देते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो अगर आप यहाँ दान देते हैं तो ATGGC में मिलता है। प्रायः देखा गया है कि कई व्यापारी होते हैं या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी किसी पार्टी के प्रति निष्ठा होती है, उनको लगता है कि ये पार्टी अच्छी है, तो डेफिनेटली फिर वो उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये तो मैंने एक पॉजिटिव ग्राउंड पे बात बताई कि भाई ठीक है कि एक व्यक्ति की एक पार्टी के प्रति निष्ठा होती है। कई बार हम किसी पर्टिकुलर पार्टी से बना के रखना चाहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कल को ये पार्टी पावर में आ गई तो हमारा बहुत काम इस पार्टी से पड़ने वाला है। तो ठीक है, अच्छे बुरे हर तरह के रीज़न है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देवे। अगर वो डोनेशन देता है तो उसे ATGGC के तहत डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने सपोज कीजिए ज़्यादा नहीं 20,000 रुपये डोनेशन दिया तो आपका 20,000 रुपये GTI में से माइनस हो जाएगा। तो क्या रूल है कि यदि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल, तो पॉलिटिकल पार्टी पंजीकृत होनी चाहिए, या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने अगर डोनेशन दिया है आपको ATGGC का डिडक्शन मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है। सपोज करो आपने 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन कैश नहीं देना है। ये थोड़ी सी पारदर्शिता लाई है चुनाव आयोग और के द्वारा कि कैश डोनेशन नहीं माना जाएगा। और रजिस्टर्ड पार्टी हम किसको कह रहे हैं, ऐसी पार्टी जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, उन्हीं को डोनेशन देने पर कटौती मिलेगी। तो ये एक्ट आपको याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इसके तहत रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशु छतवानी। मैंने जो कॉमर्स पॉइंट ऐप बनाया है उसमें आप उसे कैसे यूज़ करेंगे मैं उसका आपको एक डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप वहाँ पे कॉमर्स पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही आपने जैसे कॉमर्स पॉइंट सर्च किया तो आपके सामने देखिएगा ये इस तरह से कॉमर्स पॉइंट का लोगो आएगा, ठीक है। मैंने ये इससे पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन का ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया आपने इसको, ठीक है। जैसे ही आपसे वगैरह नाम वगैरह पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो करके आप इसको एक बार डाउनलोड जब कर लेंगे तो इस तरह से आप अगली बार ओपन कर पाएंगे। वहाँ से आप देखिए जो आपको फ्री कंटेंट यूज़ करना है उसके लिए आप ऊपर ही ऊपर स्टडी मटेरियल देख रहे होंगे, तो वहाँ आप स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। स्टडी मटेरियल पे जब मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करूँगा तो वो आपको स्टडी मटेरियल में दिखाई देगी, और जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो वीडियोस सेक्शन में दिखेंगे। तब आप फिर वीडियोस पे जाइएगा। वीडियोस पे जाके मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज बांट रखा है, लाइक ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट हो आप उसमें जाइए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कहीं सेकेंड ईयर में होता है, कहीं थर्ड ईयर में होता है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैंने उसे चैप्टर वाइज बांट रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो चैप्टर पढ़ना है तो आप कैश फ्लो पे गए और वहाँ कैश फ्लो पे जाके आप जो चैप्टर पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ सकते हैं और आराम से उसे आप क्लिक कीजिएगा, वो इजीली प्ले हो जाएगा। आपका अगला सेक्शन है 80 IB। 80 IB पहले ये सेक्शन काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम लिमिट पूरी होती गई तो अब ये श्रिंक होता जा रहा है। तो अभी भी 80 IB है। ये कुछ खास तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए है। अगर आप इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को लगाते हो तो आपको डेफिनेटली 80 IB का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने एक ऐसी इंडस्ट्री डाली है जो क्रूड ऑयल, खनिज तेल की रिफाइनिंग करती है या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग करती है, तो पहले 7 साल में आप जितना कमाएंगे वो सब पे आपको कुछ भी नहीं देना। दैट इज़ अगर आपने एक नेचुरल गैस रिफाइनिंग, ठीक है, यूनिट डाली और आपने पहले साल में 15 लाख रुपए कमाया तो पूरा 15 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा इस सेक्शन के तहत, और आपको आपकी इनकम ज़ीरो मानी जाएगी और आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इस तरह को अपन बोलते हैं टैक्स हेवन पीरियड, ठीक है, या कुछ लोग इसे कहते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड। आप ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट एंजॉय कीजिए, आप बिजनेस कीजिए। 7 साल तक आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन देखिए कि ये गवर्नमेंट का प्रमोट करने का तरीका है। अगर वो किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है तो उसके लिए वो टैक्स हॉलीडे पीरियड अनाउंस कर सकती है और उतने साल तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से खाद्य सामग्री, अगर कोई फैक्ट्री ऐसी है जो खाद्य सामग्री जो खाने में पीने में काम आती है, उसकी हैंडलिंग, उसके स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्रोसेसिंग, पैकिंग, प्रिजर्वेशन इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि पहले 5 साल तक उनके 100% प्रॉफिट एग्जेम्पशन होंगे और अगले 5 साल तक 25% एग्जेम्पशन होंगे। तो एक तरह से इनका टैक्स हेवन पीरियड 10 साल तक के लिए है, लेकिन पहले 5 साल तक तो उनको बिल्कुल टैक्स नहीं देना और उसके बाद अगले 5 साल तक उनके 25% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं, उन्होंने 20 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख रुपए तक की उनको डिडक्शन मिल जाएगी। कंपनीज के लिए डिडक्शन 30% है, बाकी के लिए 25% डिडक्शन है और बाकी 15 लाख रुपए की इनकम पर ही टैक्स लगेगा। और जिस तरह से ये खाने पीने की फूड आइटम्स पे था, उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों को बढ़ा दिया गया। तो देखिए अगर मटन या मटन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, मांस से संबंधित आइटमें हैं, इसी तरह डेयरी या डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इसी तरह पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, या जो सी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सामुद्रिक प्रोडक्ट होते हैं, मछली वगैरह, तो जो सी फूड्स हैं उन सब पे भी इसको बढ़ा दिया गया है। और पहले 5 साल के लिए 100% एग्जेम्पशन और उसके बाद अगले 5 साल तक 25% एग्जेम्पशन होती है। तो मैंने कहा जैसा कि गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, उनको लगता है कि इस सेक्टर से हमें टैक्स कम लेना चाहिए, इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये उसका एक तरीका है कि वो उसे टैक्स हॉलीडे पीरियड में डाल देती है। यानी अगर आपके अंदर डिडक्शंस की समझ हो तो आप भी फिर
इन उद्योगों में जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और कल को आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह के उद्योगों पे टैक्स की कटौतियाँ या टैक्स की रियायतें, कंसेशंस दी हुई हैं। आप उस इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़्यादा डिमांड मिले। ठीक है, और टैक्स वगैरह की बचत हो जाए। चलिए, इसके बाद है सेक्शन 80JJA। यहाँ जे से आप याद रख लीजिए जैविक, जैविक यानी ऑर्गेनिक। तो ये डिडक्शन किस बारे में है? अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप कलेक्शन करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। अगर आप यूँ समझिए कि मोटे तौर पे अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, आप कचरे का कलेक्शन करते हैं और उससे कुछ भी बनाते हैं। कुछ भी से क्या मतलब, हो सकता है आप खाद बनाएं, हो सकता है आप बिजली बनाएं, हो सकता है आप और कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएं। तो अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपको 80JJA का बेनिफिट मिलेगा। तो यह डिडक्शन किन इंडस्ट्रीज़ को मिलेगी? जो कार्बनिक नेचर की रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स, विद्युत उत्पादन, बायोगैस या कीटनाशक बनाने में लगे हुए हैं। If an SSC is earning income from the business of collecting or processing or treating of biodegradable waste for generating power, producing biofertilizers, biopesticides, as कीटनाशक और producing biogas, then whole of the profits allowed as deduction। तो 80JJA भी कुछ खास तरह के बिजनेसेस के लिए है, जो कुछ खास तरह के सेक्टर में काम कर रहे हो तो उनके लिए है। ठीक है, और 5 साल तक है इसमें। जो आपका टैक्स हेवन पीरियड है, टैक्स हॉलीडे पीरियड, वो 5 साल तक है। 5 साल तक आप जितना भी कमाएंगे उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, इसके बाद सेक्शन है 80QQB। ठीक है, जिस तरह से देखिए, अगर अपनी पिछली धाराओं में हमने देखा कि डिडक्शंस के रास्ते से कुछ खास उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इसी तरह सर साहित्य को भी बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने। ऑथर्स को प्रमोट किया है। कैसे? इस सेक्शन के तहत। सेक्शन का नंबर है 80QQB। ये किन के लिए है? ये केवल ऑथर्स के लिए है जो किताबें लिखते हैं और जिन्हें रॉयल्टी से इनकम होती है। तो यूँ समझिए कि एक ये व्यक्ति हैं जो ऑथर है और इन्होंने मान लीजिए कि 2 लाख रुपए बुक रॉयल्टी से कमाया, तो इनका 2 लाख रुपए पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा इनको डिडक्शन मिलेगा 80QQB के तहत। अगेन मैंने कहा, जहाँ डिडक्शंस होती हैं, जहाँ नियम होता है, वहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, उनका आपको पालन करना पड़ता है। तो देखते हैं सर कि अगर कोई ऑथर है और वो किस जॉनर में किताबें लिखता है। हो सकता है वो साहित्य यानी लिटरेरी नेचर की किताबें लिखता है, या कला आर्टिस्टिक नेचर की लिखता है, या वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित किताबें लिखता है। तो होता क्या है, आप जानते ही हैं कि एक ऑथर पहले कोई बुक लिखता है और पब्लिशर उसे पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी सेल होती है, तो सेल में से मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू तो पब्लिशर को जाता है और कुछ पार्ट ऑथर को मिलता है एज अ रॉयल्टी। ठीक है सर, हो सकता है ये 80% 20% हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 85% 85% 15%, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। वो तो इस ऑथर और पब्लिशर के बीच में सेट हो जाता है। तो रॉयल्टी के इनकम की रिगार्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी डिडक्शन कितनी होगी? मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जितनी आपको इनकम मिलेगी, मोटे तौर पे जितनी आपको इनकम मिलेगी और 3 लाख रुपए देखा जाएगा। तो इसे यूँ समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली तो पूरा 5 लाख का डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। मॉनेटरी लिमिट है 3 लाख रुपए तक की। आपने बहुत सारी धाराओं में देखा है कि मॉनेटरी लिमिट लगा रखी है, 80C में लिमिट लगा रखी है 150,000, 80D में लिमिट थी 25,000 की या 50,000 रुपये की। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिससे आज अपन ने लेक्चर अपना स्टार्ट किया, वहाँ पे इंटरेस्ट की लिमिट है 150,000 की। उसी तरह 80QQB में मॉनेटरी लिमिट है 3 लाख रुपए तक की। ठीक है, और हालांकि रॉयल्टी इनकम जब देखी जाती है तो 15% की रेट से कैलकुलेट की जाती है। वो डिटेल में जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। मोटे तौर पे तो नियम ये है कि रॉयल्टी की इनकम देखनी है या 3 लाख रुपए देखने हैं, और दोनों में से आपको लोअर वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, अच्छा, दिस डिडक्शन ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एसएससीज मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये डिडक्शन सबके लिए नहीं है। आपने को पता है 7 तरह के पर्सन होते हैं,
तो जैसे इससे पहले उद्योगों वाली डिडक्शन थी, 80IB वाली डिडक्शन थी, तो उसमें किसी भी तरह के एसएससी को डिडक्शन मिल सकती है। वो कंपनी एसएससी हो सकता है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऑथर वाली डिडक्शन की अपन बात कर रहे हैं 80QQB के लिए, उसके लिए उस बंदे का एक तो मतलब ऑब्वियस ही बात है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरी बात है वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो यूँ समझ लीजिए कि जो फॉरेन ऑथर्स हैं उनके लिए हमारे यहाँ ये डिडक्शन नहीं है, वो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद द असेसी इज ईदर एन ऑथर और द जॉइंट ऑथर ऑफ एनी बुक। इसमें कई बार कुछ लोग मिलके किताबें लिखते हैं, तो आप को ऑथर भी होंगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, मेन ऑथर है तो भी और को ऑथर है तो भी। और द बुक ऑथर्ड बाय द ऑथर इज वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। बुक शैल नॉट इंक्लूड ब्रोशर, डायरी, गाइड्स, जर्नल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल। ये जो नीचे लिखी हुई हैं, अगर आप ये सब लिखते हैं और आपको रॉयल्टी मिलती है तो आपको 80QQB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये थोड़ा स्पेसिफिक काइंड ऑफ बुक्स है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिखा लिखिए तो अच्छी बात है, पर आपने ये सब अगर नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा और आपको रॉयल्टी मिली तो आपको 80QQB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3 एरियाज हैं, आर्टिस्टिक, लिटरेरी और साइंटिफिक नेचर, यहाँ से संबंधित पुस्तक होनी चाहिए। उसके बाद आपका डिडक्शन आ रहा है 80RRB, ठीक है। जैसे QQB जो आपका है वो भी रॉयल्टी का है, उसी तरह से RRB भी आपका रॉयल्टी का है। लेकिन अब ये जो पॉइंट है वो है पेटेंट से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया है, आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया है और आपने उसका पेटेंट अपने नाम करा लिया है और बाद में आप अपने पेटेंट राइट किसी को ट्रांसफ़र करते हैं और बदले में अगर आपको रॉयल्टी मिलती है तो रॉयल्टी की इनकम पे आपको डिडक्शन मिलेगा। हो सकता है कि आपको रॉयल्टी के तौर पे 15 लाख रुपए मिले, लेकिन इस सेक्शन में भी आपको 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। तो रॉयल्टी की इनकम या 3 लाख रुपए, उनमें से जो भी राशि छोटी हो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगर असेसी ने किसी वस्तु का इन्वेंशन किया है और बाद में उसे रॉयल्टी मिलती है तो पहले तो इनकम टैक्सेबल है, ऑब्वियस सी बात है। ये इनकम आपकी अदर सोर्स में जाती है, ये इनकम आपकी अदर सोर्स हेड में जाती है और बाद में आपको 80RRB का डिडक्शन मिलेगा। और इन डिडक्शन कितना होगा, आपकी रॉयल्टी से होने वाली आय या 3 लाख में से जो भी अमाउंट छोटा होगा, ये डिडक्शन भी केवल इंडिविजुअल्स के लिए है और उसके लिए उसका रेजिडेंट होना ज़रूरी है। हमें पता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, तो ही मस्ट बी रेजिडेंट, ठीक है। और ये डिडक्शन जो पहला पंजीकृत आविष्कारक है उसको मिलेगी। द असेसी इज पेटेंटी ऑफ अ पेटेंट। पेटेंटी का क्या मतलब है? पेटेंटी मीन्स अ पर्सन हु इज अ ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। ट्रू एंड फर्स्ट inventor of the invention and whose name is entered in the patent register as the patentee under the Patent Act 1970। तो ये वो एक्ट है, उसके तहत उसका एज अ पेटेंटी नाम रिकॉर्ड होना चाहिए पेटेंट रजिस्टर में। तो सबके लिए नहीं है। ये मैंने बता ही दिया कि 80QQB और 80RRB दोनों ही रॉयल्टी से रिलेटेड सेक्शंस हैं, परंतु जहाँ 80QQB बुक रॉयल्टी के लिए है तो वहीं 80RRB पेटेंट रॉयल्टी के लिए है, ठीक है। बस अपन लास्ट की तरफ आ गए, अब बस 2-3 सेक्शन बचे हैं। एक सेक्शन है 80TTA, बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, क्योंकि अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, जो कि जनरली सबका होता है, और सेविंग अकाउंट में थोड़ा थोड़ा आपको ब्याज मिलता ही है, तो अगर आपको सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है से 500 रुपये, तो आपको उस 500 रुपये पर टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए डिडक्शन है 80TTA का। अगर आपको सेविंग अकाउंट से ब्याज मिलता है 15,000 का, तो उसमें आपका 10,000 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा 80TTA के तहत, यानी 10,000 इसकी मॉनेटरी लिमिट है। चलिए देखते हैं क्या है।
कि अगर आपका किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा मैं एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और अगर आपको ब्याज मिलता है तो 10,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको मिलेगी। 10,000 रुपये तक की मतलब ये होता है कि ये 10,000 की फ्लैट डिडक्शन नहीं है। अगर आपका सेविंग इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सेविंग इंटरेस्ट मान लीजिए आपका 7,000 है तो आपको 7,000 की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर आपका 17,000 का इंटरेस्ट है तो फिर आपकी डिडक्शन 10,000 रुपये तक की होगी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है या आरडी करवा रखी है, रैकरिंग डिपॉजिट्स, तो उस पर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन का नाम याद रखिएगा अच्छे से, ATTTA। इसी तरह एक सेक्शन और इंसर्ट की गई थी, उसको मैंने डिटेल से नहीं लिया है, शॉर्ट में एक लाइन में समझ लीजिए। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्होंने उम्र भर जो पैसा कमाया होता है, देखा जाता है कि वो उसे या तो बचत खाते में रखवा देते हैं या उसकी वो एफडी करवा देते हैं। तो उनके लिए 50,000 रुपये तक का लिमिट है। ठीक है, उनके लिए 50,000 रुपये तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन का नंबर है ATTTB। तो क्या फ़र्क है TTA में? तो TTA तो है सबके लिए और ATTTB है केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए। पहली बात, जो TTA है उसमें केवल सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है और TTB के अंदर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी है और एफडी का इंटरेस्ट भी है, और उसमें लिमिट 10,000 की है और इसमें लिमिट 50,000 तक की है, तो लॉजिकल भी है। और आपका लास्ट सेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है सेक्शन 80U। देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि मैं अजय की बात कर रहा हूँ और अजय के अगर फैमिली में किसी को डिसेबिलिटी है, अजय की फैमिली में किसी को डिसेबिलिटी है तो 80DD अप्लाई होता है। ठीक है, पहले अपन ने पिछले वीडियो में समझा था। लेकिन मान लीजिए अजय अगर खुद ही डिसेबल है, मान लीजिए अजय को खुद ही दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता या किसी और तरह की उसको मेंटली बीमारी है या बहुत तरह की बीमारियों में से कुछ अगर उसे है, तो उसे 80U का बेनिफिट मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर असेसी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज डिसेबल्ड तो ही कैन अवेल डिडक्शन ऑफ 80U, वो 80U का बेनिफिट ले सकता है। तो अगर कोई करदाता खुद ही असमर्थ है, असेसी हिमसेल्फ इज डिसेबल, देन उसे 80U का डिडक्शन मिलेगा। उसमें फिक्स 75,000 रुपये का या 1.25 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ये वही पॉइंट है जो 80DD में भी थे, वहाँ पे भी एक्सपेंसेस मायने नहीं रखता। डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चनों में खर्चा वास्तव में कितना हुआ ये मैटर नहीं करता, आपको सीधा 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर गंभीर असमर्थता है, अगर जैसे डिसेबिलिटी का परसेंटेज 80% और अबव है, तो अगर गंभीर असमर्थता का मामला है तो फिर आपको 1.25 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। और अगर 40% से 80% तक होती है तो उसे नॉर्मल डिसेबिलिटी बोलते हैं और वहाँ आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिलता है और बियॉन्ड दैट आपको 1.25 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगेन एक ही व्यक्ति दोनों सेक्शंस में जाके डिडक्शन नहीं ले सकता। सपोज कीजिए अजय की बात करें, अगर मान लीजिए अजय 80DD में बेनिफिट ले चुका तो फिर वो 80U में बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से था, बहुत सारे डिडक्शंस आपने सीखे समझे। अब मैं एक आध दो बातें आपको छोटी छोटी और बता देता हूँ कि देखिए, आपने पहले GTI निकाला, 1 से लगाकर 5 तक हेड का जब टोटल करते हैं तो आपका GTI आ गया। उसमें से फिर आप डिडक्शन लेस करते हैं, जिसके कि सेक्शन मैंने 80C से स्टार्ट करके 80U तक आपको बताया। अब आपकी इनकम जितनी भी आएगी उसे आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और राउंड ऑफ करते समय आपको 10 रुपये का ध्यान रखना है। तो किसी की इनकम अगर 7,57,119 रुपये आ रही है तो आपको 7,57,120 रुपये कर देना है। यानी 10 रुपये का राउंड ऑफ तो आपको पता ही है कि अगर 5 रुपया है या 5 रुपये से ज़्यादा है तो आपको उसे नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट कर देना है, और 5 रुपये से छोटा है तो 5 रुपये आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाली बात है कि आपको राउंड ऑफ नियर 10 रुपये में करना है। एक और बात आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर इनकम में ऐसा है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर फॉरेन में हुई है तो वो सिंपली टैक्सेबल है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में हुई है तो इसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है TI के बाद। ठीक है, TI कहाँ आती है?
GTI में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो आती है उसे अपन TI बोलते हैं। और मैंने अभी TI को ही राउंड ऑफ करने की बात की थी। मैं ये कह रहा था कि एग्रीकल्चर से जो इनकम इंडिया में होती है उसका अगर एडजस्टमेंट होना है, प्राइमा फेसी पहली नज़र में तो वो एग्जेम्प्ट है, पर अगर उसका एडजस्टमेंट होना है तो वो TI के बाद होगा। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार एग्रीकल्चर इनकम को क्या लिखें, या तो उसे आप एग्जेम्प्ट करेंगे या दो कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो आपको इसे TI के बाद एडजस्ट करना है। बाकी फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आपका अदर सोर्स में जाएगा। और एक आप याद रखिएगा, एक होती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है, अगर बिजनेस के लिए कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो बिजनेस की देखरेख करता है, जिसका होना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे कीमैन बोलते हैं। तो वो पॉलिसी कौन लेता है, अधिकतर जो बिजनेस का ओनर होता है वो ये पॉलिसी लेता है। तो एंड ऑफ द डे अगर पैसा एम्प्लॉय को मिला, अगर एंड ऑफ द डे पॉलिसी मैच्योर होने पे पैसा एम्प्लॉय को मिला तो एम्प्लॉय की इनकम हो जाएगी। अगर कोई रूल्स एंड कंडीशंस की वजह से पैसा एम्प्लॉयर को मिला तो वह एम्प्लॉयर की इनकम हो जाएगी। कहने का मतलब है कीमैन पॉलिसी में ये मैटर करता है कि पैसा किसको मिला। 3 लोगों को मिल सकता है। हो सकता है जो कीमैन है, जो पर्सन है, उसको मिले, एम्प्लॉय को, हो सकता है बिजनेसमैन को मिले, या हो सकता है एम्प्लॉय के घर वालों को मिले। तो जिसको भी मिलेगा उसके हाथों में वो टैक्सेबल होगा। इसलिए ये सैलरी हेड में भी टैक्सेबल हो सकता है, बिजनेस हेड में भी टैक्सेबल हो सकता है, और अदर सोर्स हेड में भी टैक्सेबल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मुझे बताना था। और अब बस एक लास्ट स्लाइड आ रही है कि आपके जितने भी डिडक्शंस होंगे उसका वो आप ना LTCG या स्पेशल STCG कवर्ड अंडर 111A या कैजुअल इनकम में से क्लेम नहीं कर सकते। मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सपोज करो एक व्यक्ति सैलरी से पैसे कमा रहा है 30,000 रुपये, हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहा है 20,000 रुपये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 लाख रुपये का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया तो इसको ATC का डिडक्शन मिलेगा, और कैजुअल इनकम हुआ 90,000 का। तो पहले तो क्या होगा, इसकी ये सब इनकम जोड़ी जाएगी, कौन सी, 30 और 20 50, और उसके बाद 1 लाख रुपए का LTCG और 90,000 रुपये का कैजुअल इनकम। ठीक है, ये सब आपने जोड़ा तो ये सब आपका जोड़ने के ऊपर आ गया 2,40,000। ठीक है, आपने इनकम जोड़ दी तो 2,40,000 आ गया। अब आपने रूल सीख लिए कि भाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में पैसा जमा कराया जाए तो आपको ATC की कटौती मिलती है, और आपको लगता है कि आपको 60,000 की कटौती मिलनी चाहिए। लेकिन नियमों के ऊपर भी नियम है, और वो नियम ये है कि आप जो डिडक्शंस होते हैं वो LTCG में से नहीं ले सकते, 111A में से नहीं ले सकते, और कैजुअल इनकम में से नहीं ले सकते। यानी अब मैं अगर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल 50,000 रुपये की ही डिडक्शन ले पाओगे। आपका हक 60,000 का बनता है, लेकिन इनकम का आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, LTCG में से नहीं मिलेगा, कैजुअल इनकम में से नहीं मिलेगा, तो आप डिडक्शन 50,000 तक का ही ले सकते हो। इसी चीज़ को मैंने लिख के समझाया है कि पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जोड़ी जाएगी, डिडक्शन ATC शुड बी 60,000 बट रेस्ट्रिक्टेड, इस पर पाबंदी है, इस पर लिमिट है, अप टू अदर इनकम, और आपको 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी। और इसी बात को देसी लैंग्वेज में, हालांकि ATC की डिडक्शन 60,000 बनती है, पर अदर इनकम के अलावा जो इनकम है वो 50,000 ही है, अतः आपको डिडक्शन 50,000 की ही मिलेगी। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।